Good evening, everyone. Welcome to Indian Ayurvedic Doctors and Ayurvedic संस्कृतम। आज हम BMS फर्स्ट ईयर के संस्कृत सिलेबस की सेकंड क्लास करेंगे और इस क्लास में हम संस्कृत के जो दो पेपर हैं जैसे आ रही है जो पढ़ लेते हैं। डेमो क्लास चल रही है। तो आज हम संस्कृत सिलेबस के जो दो पेपर हैं उसमें से फर्स्ट पेपर जो व्याकरण का पेपर है उसके कुछ एक टॉपिक लेके उन्हें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि जो संस्कृत का व्याकरण है उसकी व्युत्पत्ति को लेते हैं। ये वैसे तो ये एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, लेकिन हम इसे इसलिए लेते हैं ताकि एक बार व्युत्पत्ति और निरुक्ति क्या होते हैं वो हम इस व्याकरण शब्द के ही व्युत्पत्ति और निरुक्ति से समझ सकें। जो व्याकरण शब्द है उसमें वी उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में ल्युट प्रत्यय लगने से ये शब्द बनता है। संस्कृत में यूजुअली जो शब्द बनते हैं वो धातुओं से ही उत्पत्ति प्राप्त करते हैं। धातुएं एक निश्चित अर्थ में होती है और उन्हीं से यूजुअली उत्पत्ति प्राप्त करते हैं। क्रिय धातु करने अर्थ में होती है। वे जो उपसर्ग है वो यूजुअली विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है और ल्युट प्रत्यय का अर्थ यूजुअली लिए होता है। तो ये शब्द इस अपनी उत्पत्ति से विशेष कार्य करने के लिए जो किया जाता है वो व्याकरण है। अभी सिर्फ निरुक्ति कभी भी किसी शब्द का वास्तविक अर्थ नहीं बता सकती। वो इस वजह से कि संस्कृत का जो शब्द किसी धातु से उत्पन्न हुआ है उसे हम अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग यूज में ले सकते हैं। अब विशेष अर्थ विशेष कार्य करने के लिए तो हम विशेष कार्य तो किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। तो हम जिस स्पेसिफिक काम के लिए किसी शब्द को यूज करते हैं उसके लिए हम उसकी एक स्पेसिफिक व्युत्पत्ति भी क्रिएट करते हैं। जैसे व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते प्रकृति प्रत्ययादयो यत्र तद व्याकरण। व्याक्रियन्ते यानी जिसका हम अलग प्रकार से व्यास्ट रूप से जिसको हम करते हैं वो व्याक्रियन्ते। विविच्यन्ते यानी विवेचन करते हैं। विवेचन यानी डिस्क्रिप्शन या किसी चीज को विस्तार से जब हम समझते हैं उसे हमें विवेचन बोलते हैं। तो व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते हम जिसे करते हैं विस्तार पूर्वक समझते हैं। किसको? तो उसे बताया है प्रकृति प्रत्ययादयो यानी प्रकृति प्रत्यय इत्यादि। अब इसके अंदर क्या काउंट होता है? तो लाइक जो हम 10 प्रकार के धातु के गण हैं और इसके अतिरिक्त और भी जो पहले से एग्जिस्ट चीजें करती है, धातु के गण हुए, ये पहले से एग्जिस्ट करने वाली चीज हुई, तो ये हो गए प्रकृति। ठीक है। और इन धातु के गणों के अंदर पर अलग अलग तरह के प्रत्यय लगते हैं। लाइक धातु रूप चलाने के लिए तिंग प्रत्यय लगते हैं, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय शब्द बनाने के लिए लगते हैं, एंड देन फिर उनमें प्रातिपदिक संज्ञा होने से हम बाद में सुप प्रत्यय लगा के उनकी विभक्तियां भी चलाते हैं। तो इस प्रकार के जो ये सारे प्रत्यय आदि लगकर जो भी कुछ बन रहा है उनका विवरण पूर्वक विवेचन करके उन्हें अच्छी तरह से करना, ये हो गया व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते प्रकृति प्रत्यादयो यत्र जहां पर तद व्याकरण उसे व्याकरण कहते हैं। तो यहाँ हम व्याकरण को जिस अर्थ में ले रहे हैं वो क्या हुआ कि जो शब्द हम यूज कर रहे हैं, जो उनका सोर्स है, जहां से वो आए हैं, जो उनका बनने का तरीका है,
और उनमें क्या-क्या प्रयुक्त हुआ है, ये सब कुछ जहाँ हम विवेचन करेंगे, जहाँ हम प्रैक्टिकली वो बनाकर देखेंगे, वो सारी जगह जहाँ होगी वह व्याकरण है। ठीक है? आगे बढ़ें मेन चीज़ पे। तो व्याकरण की शुरुआत अ, यूँ तो व्याकरण ऐसा कहा जाता है कि पहले एक वैदिक व्याकरण हुआ करती थी, जिसका उद्भव इंद्र से माना जाता है। मतलब इंद्र से आई, जैसे हम आयुर्वेद के बारे में बोलते हैं उसी तरह से। लेकिन ये व्याकरण आज के टाइम में नहीं पढ़ी जाती, ना ही देखी जाती है, क्योंकि इसका जो अस्तित्व था वो नष्ट हो गया था। उसके बाद पाणिनि नाम के एक ऋषि हुए, जिन्होंने नए व्याकरण का जो स्वरूप है उसकी शुरुआत करी। वो शिव भक्त थे, उन्होंने शिव की स्तुति की, और उनकी स्तुति के जो उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर शिव ने प्रकट होकर उनके सामने 14 बार डमरू वादन किया। उस साउंड से जो पाणिनि है, उन्होंने 14 सूत्रों का निर्माण किया, जिन्हें माहेश्वर सूत्र, क्योंकि वो शिव को महेश्वर कहते हैं और वो उनसे उत्पन्न है, इसलिए ये 14 सूत्र कहे जाते हैं माहेश्वर सूत्र। इन 14 सूत्रों से इन 14 सूत्रों में उन्होंने जो संस्कृत के सारे वर्ण होते हैं, जो यूज होते हैं, उन्हें बांट दिया। अब इन वर्णों से उन्होंने इन 14 सूत्रों का निर्माण करा। पाणिनि के जो अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ है, वो उन्होंने उसके बाद लिखा। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय है और उनके अंदर अलग-अलग प्रकार के सारे व्याकरण के जो नियम है उनका विवेचन है। अभी जो ये अष्टाध्यायी है, इसका जो प्रथम अध्याय है, उसकी शुरुआत में जो 14 सूत्र लिखे गए हैं, उन्हें यही माहेश्वर सूत्र कहते हैं, और वो यही है जो ऐसा माना जाता है कि शिव के डमरू वादन से उत्पन्न हुए। वो है ये अयूणा। एक्चुअल में फास्ट जो डमरू वादन था, उससे उन्होंने उनको ऐसे सीक्वेंस में डाल करके इस तरह से रखाया, और इनका जो क्रम है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसी क्रम के आधार पर उन्होंने सारे के सारे अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं उनका निर्माण किया है। वो सारे के सारे सूत्र इस क्रम को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो व्याकरण के जितने भी नियम हैं, वो सारे के सारे सूत्रों से होते हैं, और वो सूत्र इनके हैं, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये 14 सूत्र होते हैं। जब तक ये 14 सूत्र किसी को याद ना हो, वो व्याकरण सिद्ध आराम से नहीं कर सकता। अब आते हैं ये 14 सूत्र क्या है। ये 14 सूत्र हैं अयूण, रील ऋक, ए ओ न, आई ओ च, ह यवर ट, लण न म ण न म, छ ह घ ढ ध ष, ज ब ग ड द श, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य, श ष स र ह ल। ठीक है? अब इसमें क्या है, अब इसमें मेन बात ध्यान रखने लायक ये है कि ये जो 4 सूत्र है, शुरुआत अ से हो रही है, समाप्ति च से। एक्चुअल में जो लास्ट वर्ण हलंत से लिखा गया है, इस एक्चुअल में सूत्र में इतना काउंट नहीं किया जाता। उसके अलावा जो वर्ण होते हैं वो उसमें काउंट होते हैं। इसे हटा दिया जाता है। कैसे हटाया जाता है वो हम डिटेल में बाद में क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल ये बात इंपॉर्टेंट है कि इनमें मेन वर्ण है ये, और वहीं अगर हम पीछे वाले सूत्रों में देखें तो मेन वर्ण है ये। अब यहाँ हम ध्यान देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो शुरू के 4 सूत्र हैं वो सारे स्वर हैं, और जो पीछे के 10 सूत्र हैं उनके अंदर सारे के सारे व्यंजन हैं। तो जो ये अच
अ से लगा के च तक, इसके अंदर काउंट होता है और इसमें से हलंत हटा दिए जाएं तो सारे क्या है? स्वर। इसलिए क्या कहा गया है स्वरों को? अच। तो स्वर सारे के सारे हो गए अच, और इन अक्षरों के अंदर ये सभी स्वर काउंट होते हैं। अभी यहाँ कई लोग ये कह सकते हैं कि हाँ आ, ई और ऊ और भी कुछ वर्ण हैं जो नहीं है, तो वहां क्या होता है कि ये इन वर्णों का एक विशेष व्यवस्था है, खासतौर से स्वरों की, जिसमें जैसे व्यंजन के अंदर भी ये है कि काफी सारे संयुक्त अक्षर होते हैं वो, और स्वरों के अंदर हर स्वर की एक परिवार है एक तरीके से, क्योंकि ये इसका जो उच्चारण है अ, इसी का दीर्घ मात्रा आ होता है और उसी का प्लुत मात्रा आ होता है, आ होता है। ठीक है, उसी प्रकार इसका दीर्घ मात्रा ये होता है, तो इस वजह से इसी में सारे काउंट हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इस वजह से सारे स्वर इन 4 सूत्रों में किस प्रकार काउंट होते हैं। देन हम आते हैं व्यंजनों के ऊपर। तो इनकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? सूत्र की शुरुआत पहला है जो हयवरटत, उसकी शुरुआत है ह से, एंड देन समाप्ति हो रही है इन सबकी ल से। ध्यान देने योग्य बात, इस पूरे के अंदर ह की 2 बार लिखा गया है। उसका एक खास रीजन है। अगर हम कई बार ये सूत्र और इनका पाठ करेंगे, जब इनके ये उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये तो स्वरों के बारे में होता है, लेकिन जब हम प्रयत्न पढ़ते हैं ना, तब जो सूत्र देखेंगे और उसके बाद जब हम क्रियाएं करेंगे लाइक संधि वगैरह, तो उसके अंदर हमें इन दोनों जगह पर ह होने का काफी अच्छा वो मिलेगा। लेकिन ये चीज बोली जाती है ना हल, तो उसमें कभी भी ये ह नहीं काउंट होता, उसमें ये ह काउंट होता है। तो हल से परे परे मतलब हल से ये लिया जाता है कि ये जो 10 के 10 सूत्र हैं, इनके अंदर इन अंतिम वर्णों को हटा देने के बाद जो बचता है वो सभी हल में काउंट होते हैं, और ये सारे के सारे क्या हैं? व्यंजन। तो इस प्रकार से अच हो गए स्वर और हल हो गए व्यंजन। अभी अचों को स्वर कहते हैं, इसलिए जब संधि करते हैं तो स्वर संधि को भी हम अच संधि कहते हैं। उसी तरह से हलों को व्यंजन कहते हैं, इसलिए जब हम संधि करते हैं तो व्यंजन संधि को हम हल संधि भी बोल सकते हैं। इस तरह से ये नामों का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इनकी अलग अलग संज्ञाएं करी हुई होती है। पहले हम देखते हैं संज्ञा क्या है, उससे पहले देखते हैं उच्चारण स्थान, जो इसी टॉपिक के अंदर आता है। तो ये जो अलग अलग प्रकार के वर्ण हमने ऊपर देखे, इन्हें जब संधि या और भी कोई क्रिया होती है लाइक प्रत्यय इत्यादि, इनमें कुछ नियम लगते हैं, तब कुछ वर्णों में परिवर्तन आता है। जैसे किसी ज को झ जाना, इस तरह से, या किसी क का च में परिवर्तित हो जाना, इस तरह से खूब सारी इस तरह की घटनाएं हम घटित कराते हैं। ये इनमें कैसे परिवर्तित हुए, ये इसी में क्यों परिवर्तित होगा, इन सारी चीजों को समझने के लिए कौन किसके सिमिलर वर्ड है उसे ध्यान जानना जरूरी है, और उससे जानने के लिए हम लेते हैं उच्चारण स्थान, और उच्चारण के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वो उच्चारण के स्थान है। वो पहले उसकी डेफिनेशन देखी जाए तो बस जो स्थान जिनका योगदान तथा कथित वर्ण, यानी जो वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान की बात हो रही है, उस वर्ण के उच्चारण में जिस स्थान का यूज हो, जिस स्थान का यूज हो। ठीक है, और प्रयत्न और उच्चारण में यही फर्क है कि यहाँ पर किस स्थान का प्रयोग हो रहा है। ठीक है,
और यहाँ क्या है, यहाँ क्या होगा भाई, जो प्रयत्न यानी जो क्रिया हम कर रहे हैं उसको उच्चारण करने में, यहाँ एक स्पेस है और यहाँ एक एक्शन है। ये सबसे बड़ा फर्क है उच्चारण स्थान और प्रयत्न के अंदर। उच्चारण स्थान एक प्लेस होगा और प्रयत्न हमेशा एक एक्शन होगा। ठीक है, फिर यह प्रयत्न के भी दो है प्रकार, बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न। फिर हम उच्चारण स्थान लें तो ये जो उच्चारण स्थान हो गए इस प्रकार से। अभी इन उच्चारण स्थान का, प्लेस का कैसे डिफरेंस पड़ता है इसे हम देखें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण के रूप में हम लेते हैं, एक उच्चारण स्थान होता है कंठ, एक होता है तालु, एक होता है दंत, एक होता है मूर्धा, ओष्ठ। ठीक है, मेनली ये 5 होते हैं। उसके बाद किसी के मिक्स्ड होते हैं लाइक दंतोष्ठ, इस प्रकार से। तो खूब सारे जो 13 उच्चारण स्थान कहे गए हैं। अभी उच्चारण स्थान कैसे हुए, जैसे कंठ, कंठ से क्या स्थान, तो हम देखते हैं जैसे कि हम क बोलते हैं तो हमारी जो जीवा है वो कहीं भी टच नहीं होती। ठीक है, और जो आवाज है वो सीधा कंठ से आती है, गले से। वैसे ही क वर्ग के बाकी के अक्षर लाइक ख, ग, घ, सब में ऐसा ही होता है। और स्वरों में देखा जाए तो अ। ठीक है, और हम एक विसर्ग को भी इसी तरह से बोलते हैं। ठीक है, वहां पर भी ऐसा नहीं होता। तो ये सारे हो गए कंठ, कंठ्य, कंठ से बोले जाने वाले कंठ्य वर्ण। और वो जो स्थान है जो इसमें यूज हो रहा है वो हो गया कंठ। उसी तरह से जैसे तालु, तालु यानी हमारे मुंह का जो आगे का फ्रंट पैलेट होता है उसको हम तालु कहते हैं। ठीक है, दंत यानी कि दांत हो ही गए, मूर्धा यानी पैलेट से जो पीछे ऊपर पोर्शन है। हाँ, एक हार्ड पैलेट एक सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट को हम मूर्धा कह सकते हैं। दांत और वो हार्ड पैलेट के बीच का पार्ट, इस तरह से जो पार्ट है उनको डिवाइड किया हुआ है। तो उस तरह से अभी तालु और दंत और मूर्धा, इन तीनों में कैसे फर्क करें, तो हम तीन तो ये सकार होते हैं, शकार, शकार और सकार। ठीक है, और इन्हीं के साथ एक एक वर्ग जोड़ दें लाइक इसमें च वर्ग, इसमें ट वर्ग, इसमें त वर्ग। इन्हीं के साथ एक एक स्वर जोड़ दें। री और द्रे, इसे माहेश्वर सूत्र में स्थान मिला हुआ है। ठीक है, इस और इसके उच्चारण में यही फर्क है कि जब हम इस लाइन के सारे वर्णों का उच्चारण करते हैं, चाहे तो आप करके देख सकते हैं, शकार, चकार, च वर्ग के सारे वर्ण जैसे च, छ, ज, झ, ञ, सबका जब हम उच्चारण करेंगे तब हमारी जो जीवा है वो तालु पे स्पर्श करती है। सब ये सारे के सारे वर्ण हम उस जीवा को वहां से हटाए बिना एक साथ बोल सकते हैं। वो स्थान है तालु, और वहां से बोले जाने वाले वर्ण हुए तालव्य। तो ये सारे क्या हुए, तालव्य। वैसे के वैसे यहाँ इससे सबसे पहले नहीं बोला क्योंकि ज्यादातर लोग श और श बोलने में फर्क नहीं करते। जब उन्हें बताना होता है तो श शंकर वाला और श षटकोण वाला ऐसे बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों अलग अलग तरह से बोले जाते हैं, बहुत लोग नहीं बोलते। हम लेते हैं यहाँ ट, जहां हम जीवा स्पर्श करके ट बोलते हैं। अगर हम नोटिस करें तो ट वर्ग के सारे ही वर्ण वही स्पर्श करे हुए हम लगातार बोल पाते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण। और रे, ये भी वही जीवा स्पर्श करके बोलते हैं। और वहीं अगर हम स्पर्श करके श ऐसे बोलने का प्रयत्न करें तो इसका भी सही सही उच्चारण हो जाता है। ये सारे के सारे हो गए मूर्धा से जन्मे मूर्धन्य। उसी प्रकार से ये तीसरा सेट है स, त और ई।
लृ। लृ इसे जब हम उत्पन्न करते हैं तब भी हमारी जो जीवा है वो दंत से, हाँ, इसके साथ-साथ एक ल ये भी होता है। तो क वर्ग की त, थ, द, ध, न सारे के सारे यहीं, और ल, स, लृ, तो ये सारे। तो ये क्या हुए? दंत्य वर्ण, जो दंत से उत्पन्न हुए। तो हम क्या कर रहे हैं? जीवा को जहाँ स्पर्श कर रहे हैं वो कंठ में तो स्पर्श कर नहीं सकते, तो कंठी वर्णों में हमें कहीं स्पर्श नहीं करना। तालव्य वर्णों में तालु पे स्पर्श होगी, मूर्धन्य वर्णों में मूर्धा पे स्पर्श होगी, दंत्य वर्णों में दंत पे स्पर्श होगी। अभी एक और सेट हुआ जिसके अंदर हम जीवा का स्पर्श नहीं देख रहे, लाइक ओष्ठ्य वर्ण। अब ओष्ठ वर्ण है जो हमेशा दोनों ओष्ठ के मिलने से उत्पन्न होंगे, ठीक है? जैसे प वर्ग, अभी प, फ, ब, भ, म सारे के सारे दोनों ओष्ठ के मिलने से उत्पन्न हो रहे हैं। बिना ओष्ठ का प्रयोग करे हम इस वर्ग को बोल ही नहीं सकते, ठीक है? और इसके साथ आता है ओ, इन्हें भी बिना ओष्ठ का प्रयोग करे हम नहीं बोल सकते। स्पर्श नहीं हो रहे पवर के समान, लेकिन बिना ओष्ठों का वर्ण प्रयोग करिए आप ओष्ठों को अपने किसी भी एक सिचुएशन में से, तो हम ओ और प वर्ग का बिल्कुल भी उच्चारण नहीं कर सकते। तो ये हुए ओष्ठ्य वर्ण, ठीक है? तो ये 5 मेन क्या हुए? उच्चारण स्थान। वैसे एक होती है नासिका, जब हम नाक का प्रयोग करते हैं, जो नाक से बोले जाते हैं। अभी जैसे हम देखें तो जो भी 5वें वर्ण हैं इनके, वो भी नासिका से बोले जा रहे हैं, इनके इससे भी बोले जा रहे हैं, तो उनसे दोनों से रिलेटेड हुए। और एक अनुस्वार होता है जो नासिका से बोला जाता है। जब हम ये 5 वर्ण या अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो वो जो ध्वनि है वो नासा से होके आती है, इस वजह से हम उन्हें नासिका, उनका उच्चारण स्थान ऐसे बोलते हैं, ठीक है? तो ये किस प्रकार से क्या यूज हुआ उसके अकॉर्डिंग हो गए हमारे उच्चारण स्थान। फिर आते हैं प्रयत्न। प्रयत्न किस प्रकार के कर रहे हैं, ठीक है? अभी जो प्रयत्नों का है उसमें बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्नों के अंदर ये खर, विवार, श्वास, नाद, ठीक है? इस प्रकार के इसके वो हैं। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, इस प्रकार के प्रयत्न हैं। हम जब जैसे मान लो एक मात्रीय स्वर का उच्चारण किया तो हो गया ह्रस्व, द्विमात्रीय किया तो दीर्घ, 2 से ज्यादा मात्रा से किया तो प्लुत, ठीक है? और उदात्त कंठ के ऊपरी भाग से करा तो उदात्त, निचले भाग से करा तो अनुदात्त, और एक मध्यम से करा तो स्वरित। ऐसे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इन तीनों प्रकार के जो है स्वर, उनका उच्चारण हम करते हैं यूजुअली जब हम वैदिक पाठ करते हैं। उसके अंदर उनका जो श्लोक लिखे होते हैं, सूक्तियां वगैरह, वैदिक सूक्त लिखे होते हैं, उनके अंदर नीचे रेखा करके, खड़ी रेखा करके, इस प्रकार से ऐसे निशान बनाए जाते हैं, जिससे पता चलता है कौन से स्वर को हमें किस प्रकार उच्चारित करना होता है। क्योंकि वैदिक शास्त्र लिखा ही बोलने के लिए गया है, तो वहां ये ध्यान रखना जरूरी होता है कौन सा उदात्त है, कौन सा अनुदात्त है और कौन सा स्वरित, ठीक है? उसका हमें एक ब्रीफ स्टडी इसीलिए करना होता है। देन आते हैं अभ्यंतर प्रयत्न। इनके अंदर ये रहता है कि भाई हमने मुख को कितना खोला है, कितना बंद किया है। तो इसके ये होते हैं संवृत, ईषद संवृत, विव्रत, ईषद विव्रत, इस प्रकार के इसके वो 5 प्रकार होते हैं, ठीक है? तो ये हो गए प्रयत्न। इस प्रकार का हमारा ये है, डिटेल में हम क्लासेस में पढ़ सकते हैं। फिर हम लेते हैं एक और टॉपिक, लाइक संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो जब हम संस्कृत में संज्ञा पढ़ते हैं तो मैंने पहले भी जैसे पिछली क्लास में भी बताया कि वो कभी भी इस बात पर डिपेंडेंट नहीं होती कि हम उसको किसी नाम से ही बोल रहे हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ क्या होता है
संज्ञा वर्ण और कल्पित वस्तुओं की भी पॉसिबल है, क्योंकि हम यूज करते हैं वहां पर बहुत सारी संज्ञा जो हमें नहीं पता, जो हमने नहीं देखी फिजिकल फॉर्म में, उन चीजों को भी हम नाम देते हैं। इस वजह से संज्ञा की ये इतनी सी परिभाषा पूरी नहीं है। लेकिन जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो हमें कल्पित वर्णों की जरूरत नहीं है, हमें कहाँ करना है, वर्णों की संज्ञा करनी है। ठीक है, अभी आदेश आगम इत्यादि क्रियाओं के सौकर्य के लिए करनी है। आदेश आगम क्या हुए, आदेश आगम जब भी किसी सूत्र से कुछ होएगा तो उसके लिए हम आदेश या आगम ऐसे प्रयोग करते हैं। जब भी कोई चीज पूरी तरह से बदल जाएगी तो हम उसे आदेश कहेंगे, और जब कहीं कुछ ऐड होगा वो वाली चीजें वही रहेगी, उसे हम आगम कहेंगे। इस तरह की और भी चीजें होती हैं जिन्हें हम आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं उनको करने के लिए हमें उनकी संज्ञा करनी पड़ती है। लाइक जैसे कि मैं बताऊं, जब हम आयश्वर सूत्र पढ़ रहे हैं तब हम इन वर्णों को वहां काउंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो ये हलंत से बताए जाते हैं उन वर्णों को हम लोप कर देते हैं, यानी वो उसके बाद दिखाई नहीं देंगे। जब हम यूज करेंगे उस टाइम, जब हम यूज करेंगे उस टाइम ये दिखाई नहीं देंगे, इसको हम लोप संज्ञा कहेंगे। तो ये हो गई एक संज्ञा। इस संज्ञा क्या इस संज्ञा करेंगे पहले, इस संज्ञा के कारण इसका लोप होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से संज्ञा इस तरह से आवश्यक होती है। इसमें व्याकरण के कार्यों में। ठीक है, अभी संज्ञी क्या होता है? जहां संज्ञा होगी तो जिसकी संज्ञा की जाएगी उसको संज्ञी बोलेंगे। लाइक हमने बोला सूर्य, ये एक संज्ञा हुई। हम किसके लिए यूज करते हैं? जो आग का गोला टाइप का रोज सुबह ईस्ट से निकलता है और सारा ट्रेवल करके वेस्ट में अस्त होता है, उस आग के गोले को जो इतनी गर्मी फेंकता है उसे हम सूर्य कहते हैं। तो वो जो बॉडी है इतना बड़ा गोला टाइप का, वो संगी हुआ। वो क्या हुआ? संगी। ठीक है, इस प्रकार से हम उसे संगी कहेंगे। लाइक एक बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे पुस्तक कहा। तो जो हार्ड कवर वाली बीच में पेपर वाली छपी हुई चीज हमारे सामने रखी है वो संगी है, और उसकी संज्ञा हमने पुस्तक की। इस तरह से वो संगी हुआ। तो जब भी हम वर्णों की संज्ञा करेंगे तो जिस वर्ण की संज्ञा हुई है उसे संगी कहा जाएगा, उसका। ठीक है, तो हमेशा संज्ञा के साथ एक्शन होगा उसकी संज्ञा होने के कारण। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे होंगे। तो आज की जो इंट्रोडक्टरी व्याकरण की क्लास थी वो हम यहीं खत्म करते हैं। किसी को कोई डाउट तो चैट में पूछ सकता है। 13 अक्टूबर को लगभग इसी टाइम जब हमारी चल रही है क्लासेस, उसी टाइम हमारे स्टार्ट होगा प्रॉपर क्लासेस तभी से। तो जिसको भी इनमें पार्टिसिपेट करना हो वो प्लीज कांटेक्ट करें। इससे पहले जो ये 3 डेमो क्लासेस है वो होंगी, जिसमें से ये आज सेकंड है, थर्ड होगी परसों 12 अक्टूबर को। चूंकि किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम ये क्लास यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।